तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है आने वाली 14 जेपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए हम लोग 100 टेस्ट का सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसके अंतर्गत पेपर 1 का 50 टेस्ट कवर किया जाएगा और पेपर 2 का भी 50 टेस्ट कवर किया जाएगा। इसमें से जो आपका पेपर 2 है इसका टेस्ट नंबर पहला और टेस्ट नंबर दूसरा ये दोनों 4-4 पार्ट में आपका कवर हो चुके हैं। इसी के क्रम में अगर हम लोग देखें तो जो पेपर 2 है इसका टेस्ट नंबर 3 इसको भी 4 भागों में हम लोग पढ़ेंगे। तो जिसका जो पहला पार्ट ये पहले अपलोड हो चुका है और ये आज हम लोग इसका सेकेंड पार्ट जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें इसके पिछले वाले पार्ट में क्या क्या पढ़े हैं, तो सबसे पहले हम लोग भाग ए के बारे में पढ़े थे, जिसमें झारखंड का इतिहास, और इसमें हम लोग पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में पढ़े। भाग बी में हम लोग झारखंड आंदोलन पढ़े थे, जिसमें आपका स्वतंत्रता सेनानी और जनजातीय विद्रोह से संबंधित व्यक्ति के बारे में पढ़े थे, जो कि आपका तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बिरसा मुंडा और बुद्धू भगत है। भाग सी में हम लोग झारखंड की विशिष्ट पहचान पढ़े थे और इसमें हम लोग झारखंड की सामाजिक स्थिति के अंतर्गत जनजातियों के युवागिरी और आपका गोत्र की चर्चा किए थे। भाग डी में हम लोग लोक साहित्य के बारे में पढ़े थे, जिसमें पारंपरिक कला और लोक नृत्य के संबंध में हम लोग जो है वो पढ़े थे, आपका छऊ नृत्य और आपका मुंडारी लोक नृत्य। भाग एफ में हम लोग झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान देखे थे और इसमें हम लोग झारखंड के जो है वो विश्वविद्यालयों की चर्चा किए थे। भाग जी में हम लोग खेल कूद वाला सेक्शन पढ़े थे, जिसमें हम लोग फुटबॉल जो आपका है इससे संबंधित जो है हम लोग पिछली क्लास में देखे थे। आज की क्लास में आपका ये जो है भाग ई, जिसमें हम लोग झारखंड की जो है वो झारखंडी साहित्य और साहित्यकार वाला टॉपिक है, जिसमें हम लोग जनजातीय साहित्य यानी कि इसमें हम लोग हो साहित्य के बारे में पढ़ेंगे आज। और साथ ही साथ भाग एच में हम लोग झारखंड का भूमि संबंधी कानून के अंतर्गत CNT एक्ट जो है वो इसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। भाग आई में हम लोग झारखंड का भूगोल पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग झारखंड का भौतिक स्वरूप और इसका उच्चावच की चर्चा करेंगे। भाग जे में हम लोग झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन नीति और पुनर्वास नीति तथा अन्य नीति, ये वाला जो सेक्शन दिया हुआ है इसमें हम लोग झारखंड का औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति जो कि 2021 में आया था, इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर समय बचेगा तो हम लोग भाग के को भी यहाँ पे कवर कर लेंगे, और जिसमें हम लोग प्रमुख उद्योग का नाम और उसका स्थान और औद्योगिक विकास वाला जो सेक्शन है इसमें हम लोग इंजीनियरिंग उद्योग के जो है वो इंजीनियरिंग उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रहा आज का सिलेबस कि हम लोग आज इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस टेस्ट के डिस्कशन में। तो सबसे पहले हम लोग झारखंडी साहित्य और साहित्यकार वाला जो सेक्शन है इसको हम लोग कवर करते हैं फटाफट, उसके बाद हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं। तो ये रहा आपका सेक्शन झारखंडी साहित्य और साहित्यकार, जिसमें हम लोग जनजातीय साहित्य पढ़े थे और इसमें हम लोग हो जनजाति के बारे में पढ़े थे। सबसे पहले तो आप देखिए हो जो साहित्य है इसका उद्भव और इसका विकास कैसे हुआ। तो हो भाषा की अपनी शब्दावली एवं उच्चारण पद्धति होती है और यह जो है वो आग्नेय भाषा समूह के अंतर्गत मुंडा भाषा समूह की एक उपशाखा है। और ये जो है वो बेसिकली कोल्हान प्रमंडल, जिसमें आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां आता है यहाँ पे, और आपका रांची आदि क्षेत्रों में भी बोली जाती है। हो जनजातियों का अपना मूल निवास स्थान की बात की जाए तो आपका सिद्धू दिसुम है, यानी कि सिंध देश बताती या बताई जाती है। इसमें कितना सच्चाई है वो भी किसी को पता नहीं, बस जो है वो एज्यूम किया जाता है। हो लोक साहित्यों की चर्चा की जाए तो बोला जाता है कि हो जनजाति के जो लोकगीत है, लोकगीतों के ऊपर 1902 ईस्वी में प्रथम पुस्तक C.H. बोम्बास साहब के द्वारा और N.K. बास के द्वारा लिखित फोकलोर ऑफ द कोल्हान में इसका जो है वो प्रकाशन किया था। तो हो लोक साहित्य जो है वो सबसे पहले 1902 ईस्वी में दो व्यक्तियों के द्वारा C.H. बोम्बास तथा N.K. बॉस के द्वारा लिखा गया था, और उस पुस्तक का नाम था हो साहित्य लोक साहित्य जो है वो हो लोक साहित्य, इसका नाम था फोकलोर ऑफ द कोल्हान। ठीक है, आगे देखिए इसी क्रम में ही 1930 ईस्वी में जॉन हॉपमैन साहब के द्वारा प्रकाशित पुस्तक इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका में भी हो भाषा के अनेक लोकगीत और लोक कथाओं का संकलन देखने को मिलता है। तो हॉपमैन साहब के द्वारा इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका लिखा गया है, जो कि हो भाषा से संबंधित लोकगीत और लोक कथाओं का यहाँ पे संकलन देखने को मिलता है। ये हो गया आपका हो लोक साहित्य। अब देखते हैं हम लोग हो शिष्ट साहित्य की तरफ। तो बोला जाता है कि 19वीं सदी में हो शिष्ट साहित्य का जो है वो आपका आरंभ माना जाता है, और W.C. ऑर्चर की पुस्तक हो डुरंड में लोकगीतों का जो संकलन देखने को मिलता है। तो ये जो आपका हो डुरंड है, ये पुस्तक W.G. ऑर्चर साहब के द्वारा लिखा गया था, और इसमें आपका हो लोकगीतों का संकलन मिलता है। और यह पुस्तक जो है वो आपका देवनागरी लिपि में थी, और इसे हो साहित्य का क्या कहा जाता है, तो आपका महाकाव्य कहा जाता है। और इसका जो प्रकाशन है वो आपका 1942 ईस्वी में किया गया था।
इसके अलावा देखा जाए तो हो भाषा की जो प्रथम पुस्तक है इसका नाम है क्या, तो उसका नाम है द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज। तो द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज ये पुस्तक का नाम है, जिसका प्रकाशन 1840 ईस्वी में किया गया था और ये हो भाषा की प्रथम पुस्तक थी। इसके अलावा 1800 अगर 66 की बात की जाए तो 1866 में भीमराव सोलंकी की एक पुस्तक थी जिसका नाम है हो काजी। हो काजी जो है वो आपका व्याकरण ग्रंथ का ये प्रकाशन किया गया था। तो 1866 में भीमराव सोलंकी की पुस्तक थी जिसका नाम है हो काजी, जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है, इनका प्रकाशन किया गया था। 1909 ईस्वी में ही ए नोटेट साहब के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, उस पुस्तक का नाम है ग्राम ऑफ द कोल। तो क्या नाम है, ग्राम ऑफ द कोल। इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया था 1905 ईस्वी में, जो कि ए नोटरेट साहब के द्वारा लिखा गया था। वहीं 1915 ईस्वी में आपका लियोनल बरो की एक आपका हो ग्रामर था, उसका भी प्रकाशन किया गया था। तो लियोनल बरो, तो आपका लियोनल बरो साहब की एक पुस्तक थी हो ग्रामर, इसका प्रकाशन जो है वो आपका 1915 ईस्वी में किया गया था। 1958 ईस्वी में जगदीश त्रिगुणायत साहब के द्वारा रचित बांसुरी बज रही है। क्या, तो बांसुरी बज रही है, और ये बांसुरी बज रही है इसमें मुंडारी के साथ साथ हो भाषा का भी नया अध्याय जो है वो आरंभ किया गया था। तो एक व्यक्ति है जगदीश त्रिगुणायत, ये 1958 ईस्वी में एक पुस्तक लिखते हैं जिनका नाम रहता है क्या, बांसुरी बज रही। तो बांसुरी बज रही ये आपका जगदीश त्रिगुणायत साहब के द्वारा लिखा गया था 1958 ईस्वी में। इसमें मुंडारी भाषा और हो भाषा दोनों का जो है वो संकलन देखने को मिलता है। ठीक है। श्री सतीश कोड़ा सेंगल साहब ने जो है वो आपका रमूल की रचना की थी, जो किसी हो युवक के द्वारा लिखा गया प्रथम पुस्तक था। तो रमूल का विशेषता ये है कि ये किसी हो युवक के द्वारा लिखा गया प्रथम पुस्तक है, जो कि सतीश कोड़ा सेंगल ने लिखा था। 1960 ईस्वी में श्री B.K.S. जराई साहब ने हो कविताओं का संग्रह ये प्रकाशित किया था। किसने, तो आपका श्री B.K.S. जराई साहब ने। जॉन डीनी S.J. इन्होंने हो इंग्लिश डिक्शनरी तथा एन इंट्रोडक्शन टू द हो लैंग्वेज नामक पुस्तक जो है वो प्रकाशित किया था। तो एन इंट्रोडक्शन टू द हो लैंग्वेज और आपका जो है वो इंग्लिश डिक्शनरी, हो इंग्लिश डिक्शनरी, ये जो पुस्तक दोनों प्रकाशित किया था आपका किसने, तो आपका जॉन डीनी S.J. ने। तो जॉन आपका डीनी S.J. साहब ने किया था। सीपी सिंह ने 1977 ईस्वी में हो ट्रैब ऑफ सिम्बुम पुस्तक प्रकाशित किया था। तो सीपी सिंह जो है वो 1970 ईस्वी में हो ट्रैब ऑफ सिम्बुम पुस्तक ये प्रकाशित किया था। वहीं कमल लोचन कोड़ा ने एक पुस्तक है जिनका नाम है ईटा बट्टा लना बसा और जोवर बिरबूर और बोंगाबुरु और आपका पेरेम सनई सर जान तरल और माने मुनु जंगर इत्यादि जो है वो हो भाषा की साहित्य के अंतर्गत इसको रखा जाता है। तो इनको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो कमल लोचन कोड़ा ये जो है वो हो भाषा से संबंधित ये एक साहित्यकार है, जिनके द्वारा ईटा बट्टा लना बसा और जोवर बीरबूर बोंगाबुरु पेरियम सनर सर जान तरल और मांगे मुनु जंगर इत्यादि ये सभी हो साहित्य लिखे गए हैं कमल लोचन कोड़ा के द्वारा। इसके अलावा देख लीजिए तो बोला जा रहा है कि जो आपका महिपाल बूढ़ी उरी इनके द्वारा रचित नाटक है ओकोई तथा ओकोमा बुगीना, ये भी काफ़ी प्रशंसनीय रचनाएं हैं। तो ये जो है वो ओकोई और इसी को बोला जाता है ओकोमा बुगीना, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका जो है वो महिपाल बूढ़ी उली के द्वारा लिखा गया है नाटक है। और इसका नाम है क्या, तो इसका पूरा नाम है दोष ओकोई और आपका ओकोमा बुगीना। ठीक है। हो भाषा की बात की जाए तो हो भाषा में पद्मश्री से सम्मानित है डॉक्टर जानुम सिंह सोय। इन्होंने निम्न पुस्तकों की रचना की है। तो जानुम सिंह सोय जो कि पद्मश्री इनको मिला है और इनको हो भाषा में पद्मश्री मिला है, और ये बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं जैसे कि आधुनिक हो जो कि शिष्ट साहित्य है, बाहा सगेन जो कि काव्य संग्रह है, कूड़ी नाम जो कि उपन्यास है, हरा सागेन जो कि कविता संग्रह है, और हो कूड़ी जो कि उपन्यास है। ये सभी इन्हीं के द्वारा आपका डॉक्टर जानुम सिंह सोय के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है।
तो ये था आपका झारखंडी साहित्य और साहित्यकार के अंतर्गत हम लोग आज हो साहित्य को पढ़े हैं। ठीक है, तो हो साहित्य ये ज़्यादा कुछ नहीं था, इतनी ही बातें हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा हो साहित्य के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आपका, ये देखिए शिक्षण संस्थान जो कि झारखंड में विश्वविद्यालय है, ये तो हम लोग पिछले क्लास में ही देख चुके थे, इसकी हम लोग चर्चा पिछले क्लास में कर लिए थे। आज हम लोग इसके आगे की चर्चा जो है वो हम लोग करेंगे। खेल कूद में हम लोग फुटबॉल भी पिछले क्लास में ही पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा CNT एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। जैसा हम लोग देखे थे कि जो आपका CNT एक्ट है उसमें टोटल 19 चैप्टर है, 211 धाराएं हैं और आपका 2 ठो अनुसूचियाँ देखने को मिलती है, 271 धारा और 2 ठो अनुसूची देखने को मिलती है। इसमें से जो आपका चैप्टर 1 था जिसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिकी, और वो आपका धारा 1 से लेकर धारा 3 तक देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लोग CNT एक्ट का जो सेकंड चैप्टर देखें यानी कि अध्याय 2, तो अध्याय 2 जो है वो आपका है काश्तकारों के वर्ग, यानी काश्तकारों के वर्ग, जो कि आपका धारा 4 से लेकर धारा 8 तक देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें धारा 4 जो है बोला गया है कि काश्तकारों के वर्ग के बारे में बोलता है, और यहाँ पे रैयत, दर रैयत, भूधारक, मुंडारी, खुटकट्टीदार, इन सभी को काश्तकारों के वर्ग में रखा गया है। तो CNT एक्ट का चैप्टर नंबर 2 जो है जिसको हम लोग बोलते हैं काश्तकारों के वर्ग, ये आपका धारा 4 से लेकर धारा 8 तक देखने को मिलता है, और काश्तकारों के वर्ग में ही रैयत को, दर रैयत को, भूधारक को, मुंडारी, खुटकट्टीदार को, इन सभी को शामिल किया जाता है। अगर हम लोग देखें तो जो आपका रैयत है, रैयत के कई सारे प्रकार देखने को मिलते हैं। जैसे पहला हो जाएगा आपका अनादिभोगी रैयत, पहला है अनादिभोगी रैयत, दूसरा है अनादिभोगी रैयत, पहला है अधीन भोगी रैयत, दूसरा है अनादिभोगी रैयत, तीसरा है खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, और चौथा है दर रैयत। ठीक है, तो रैयत के 4 प्रकार देखने को मिलते हैं, आपका अधीन भोगी रैयत, और दूसरा है अनाधि भोगी रैयत, तीसरा है खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, और चौथा है दर रैयत। तो अधीन भोगी रैयत को ही कायमी रैयत भी कहा जाता है, और अधीन भोगी या फिर कायमी रैयत क्या है वो देख लीजिए। तो बोला जाता है कि वह व्यक्ति जिसे धारित भूमि पर अधिभोग करने का अधिकार हो, और अस्थायी अधिकार अंतरण, बिक्री, उपहार, संविदा, ये सभी कहने मतलब है वह व्यक्ति जिसको जो भूमि को वो धारण किया हो उस भूमि पर उसका अधिकार हो अधिभोग करने का, उस पर अस्थायी अधिकार उसमें हो, उसमें रहने का, उसको सेटलमेंट करने का अधिकार हो, उसका अंतरण करने का अधिकार हो, उसको बेचने का अधिकार हो, उसमें उसको किसी को उपहार में देने का अधिकार हो, उसके ऊपर संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने का उसको अधिकार हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं अधीन भोगी या फिर कायमी रैयत। इसके अलावा एक और इसका रैयत का प्रकार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अनादि भोगी रैयत। तो बोला जा रहा है कि वह व्यक्ति जिसे धारित भूमि पर अधिभोग करने का अधिकार जो है वो प्राप्त नहीं हो, अधिभोग मतलब कि वो अस्थायी अधिकार उसको नहीं मिलेगा, अंतरण का, बिक्री का, उपहार का, संविदा का, इस जैसा कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं अनादि भोगी रैयत। और अधीन भोगी रैयत या फिर कायमी रैयत को सारा अधिकार प्राप्त होता है अधिभोग करने के संबंधित। तीसरा जो होता है वो होता है आपका खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। चौथा होता है आपका दर रैयत। दर रैयत क्या है, तो रैयत के अधीन जो रैयत होता है उसको दर रैयत कहते हैं। तो रैयत के अधीन रैयत यानी कि रेंटर के अधीन रेंटर, एक तरह से मान लीजिए वही आपका दर रैयत हो गया। सिंपल याद रखिए कि रैयत के अधीन अगर कोई रैयत है तो उसको हम लोग दर रैयत कहेंगे। ये आपका हो गया धारा 4 जिसमें काश्तकारों के वर्ग के बारे में बताया गया, जिसमें रैयत, दर रैयत, भूधारक, मुंडारी, खुटकट्टीदार ये चारों बतलाए जाते हैं। क्लियर। इसी क्रम में अगर हम लोग देखें तो जो आपका धारा 5 है यहाँ पे भूधारक का अर्थ बताया गया है कि भूधारक किसको कहा जा रहा है, ये आपका धारा 5 हो गया। तो बोला जा रहा है कि वह व्यक्ति जिसने अपनी या फिर किसी अन्य भूधारक को लगान वसूलने या फिर उस पर काश्तकारों को स्थापित कर खेती में लाने के लिए प्रयोजनार्थ भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त हो, उसे मुंडारी खुटकट्टीदार में शामिल नहीं करते हैं। क्या क्या है वो देख लीजिए। अगर कोई व्यक्ति वह व्यक्ति जिसे अपनी या फिर अन्य भूधारक को, अपने या फिर किसी अन्य जो लैंड होल्डर्स है, भूधारक है, इनको लगान वसूलने का या फिर उस पर काश्तकारों को स्थापित करके खेती में लगाने का प्रयोजनार्थ भूमि धारण करने का अधिकार हो। मतलब कि देख लो, ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो अपना या फिर जो है वो अन्य भूधारक का जो है वो ज़मीन के ऊपर वो लगान वसूलने का, उसके ऊपर उसको काश्तकार यानी कि रेंटर को लगाने का और उससे जो है वो कर वसूलने का अधिकार उसको प्राप्त हो, उसको बोलते हैं भूधारक। इसमें मुंडारी खुटकट्टीदार शामिल नहीं है। देख लीजिए, भूधारक का जो अर्थ है इसमें मुंडारी खुटकट्टीदार को हम लोग शामिल नहीं करते भूधारक में। तो भूधारक वह व्यक्ति जिसने अपनी अपनी या फिर किसी अन्य भूधारक को लगान वसूलने या फिर उस पर काश्तकारों को स्थापित करने
वह व्यक्ति जिसने अपनी या फिर अन्य किसी भूधारक को लगान वसूलने या उस पर काश्तकारों को स्थापित कर खेती में लाने वाले परियोजनार्थ भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भूधारक कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो अपनी ज़मीन पे या फिर किसी अन्य भूधारक को लगान वसूलने पर या फिर वसूलने के लिए या फिर उस पे काश्तकारों को स्थापित करके खेती काम करवाने के लिए जो भी भूमि धारण करता है उसको हम लोग भूधारक कहते हैं। और भूधारक में मुंडारी खुद कट्टीदार नहीं आता है, बस इतना याद रखिएगा। जो आपका धारा 6 है इसमें आपका रैयत का जो है वो आपका अर्थ को बताया गया है। तो रैयत का अर्थ आपका धारा 6 में है। तो बोला जा रहा है क्या, तो रैयत का अर्थ में इसको शामिल करते हैं। अब देख लीजिए धारा 6 में क्या बोला गया है रैयत के बारे में कि रैयत कौन होगा। तो बोला गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी खेती करने के उद्देश्य से भूमि धारण किया हो तो उसको हम लोग रैयत कहेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जिसने खेती करने के उद्देश्य से भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त किया हो, यानी कि हम जो है ज़मीन खरीदे, वहाँ पे हम खेती करने के लिए ज़मीन खरीदे तो हम रैयत कहलाएंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए। यदि किसी व्यक्ति को तब तक रैयत समझा नहीं जाएगा जब तक वह भूधारक के अधीन या फिर मुंडारी खुद कट्टीदार के अधीन भूमि धारण नहीं करता है। तो आप रैयत तभी कहलाइएगा कि जब आप जब कोई व्यक्ति खेती करने के उद्देश्य से भूमि धारण करने का अधिकार जिसके पास प्राप्त होगा वही आपका रैयत कहलाएगा। और रैयत तभी वो व्यक्ति कहलाएगा जब वो किसी भूधारक के अधीन या फिर मुंडारी खुद कट्टीदार के अधीन भूमि धारण ना करता हो। अगर वो भूधारक के अधीन या फिर मुंडारी खुद कट्टीदार के अधीन अगर भूमि धारण करेगा तो उसको हम लोग रैयत नहीं कहेंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए नोट। मुंडारी खुद कट्टीदार ना तो भूधारक में आते हैं ना ही रैयत में आते हैं, क्योंकि ये लगान नहीं देते हैं, सिंपल सी बात है। तो मुंडारी खुद कट्टीदार को हम लोग ना ही रैयत में शामिल करते हैं और ना ही मुंडारी खुद कट्टीदार को हम लोग भूधारक में शामिल करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये लगान यानी कि टैक्स नहीं देते हैं। ये हो गया। अब देख लीजिए धारा 7 की बात करें तो बोला जा रहा है कि खुद कट्टी अधिकार युक्त जो रैयत है उनको हम लोग खुद कट्टीदार अधिकार युक्त जो रैयत है इनको धारा 7 में शामिल किया जाता है। और इसमें केवल मुंडा के अलावा जो भी व्यक्ति है उनको जो है वो आपका खुद कट्टीदार अधिकार युक्त रैयत में शामिल किया जाता है। इसमें मुंडा शामिल नहीं होते हैं। तो इसमें जो है बोला जा रहा है क्या क्या धारा 7 में, तो बोला जा रहा है कि वैसे रैयत जो वैसी भूमि का अधिभोग का अधिकार रखते हो जिसे उसके मूल प्रवर्तकों या फिर उनके नर पूर्वजों द्वारा जंगल साफ करके कृषि योग्य बनाया गया तो उसे खुदकट्टी अधिकार युक्त रैयत भी कहा जाता है। कन्या वंशज पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार नहीं होता है। देखिए हम लोग बात करते हैं मुंडारी खुद कट्टीदार का क्या है, देख लीजिए। मुंडा जो लोग हैं उनके द्वारा जंगलों को साफ सफाई करके जो कृषि युक्त भूमि बनाई गई है उनको बोलते हैं हम लोग जो है वो मुंडारी खुद कट्टीदार भूमि। ठीक है, मुंडारी खुदकट्टी भूमि या फिर खुदकट्टी भूमि बोल रहे हैं उसको। और उरांवों के द्वारा जंगलों को साफ करके जो जमीन बनाई जा रही है कृषि योग्य उसको हम लोग बोलते हैं भुइयारी जमीन। क्लियर, तो खुदकट्टी जमीन मुंडाओं के द्वारा साफ करके और भुइयारी जमीन जो है वो आपका उरांवों के द्वारा साफ करके कृषि योग्य बनाया गया है। क्लियर, आगे देख लीजिए। कन्या को वंशज में और पैतृक संपत्ति में जो है वो किसी भी तरह का कोई भी अधिकार नहीं होता है। तो हमेशा याद रख लीजिएगा कि जो खुदकट्टी अधिकार युक्त जो रैयत है इनको जो परिभाषित किया गया है धारा 7 में। ठीक है, वहीं धारा 8 की अगर बात कीजिएगा तो धारा 8 में मुंडारी खुद कट्टीदार का अर्थ बताया गया है। तो बोला गया है वह मुंडा जिसने जंगल भूमि के किसी हिस्से को जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार जो है वो अर्जित किया हो उसको हम लोग मुंडारी खुद कट्टीदार कहते हैं। तो वह मुंडा जनजाति का वह मुंडा व्यक्ति जिसने जंगली भूमि के किसी एक हिस्से को या फिर कोई भी हिस्से को जोत में लाने के लिए यानी कि उस पर कृषि कार्य करने के लिए भूमि का अर्जित किया हो, अधिकार अर्जित किया हो, तो उसी को हम लोग बोलेंगे मुंडारी खुद कट्टीदार। ठीक ना, तो खुदकट्टी जमीन मुंडाओं की जमीन जंगलों को साफ करके खेती योग्य बनाया गया उसको। क्लियर, तो ये हो गया आपका CNT एक्ट का चैप्टर नंबर 1 तो पहले पढ़ लिए। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 2 को भी पढ़ लिए हैं। इसको हम लोग लिख लीजिए, यहाँ पे जितना समझ में आ रहा है समझिए, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं। हम लोग जो है वो सर का नोट्स भी देखेंगे जो कि अविनाश सर के द्वारा पढ़ाया गया था आपका कैटलिस्ट IAS कोचिंग में। उसका नोट्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, तो वहाँ से इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है ना।
बस इतना याद रख लीजिए। अभी इसका डेफिनेशन समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, केवल इतना याद रख लीजिए कि चैप्टर 2 जो है सीएनटी का, उसमें काश्तकारों का वर्ग के बारे में बतलाया गया, जो कि धारा 4 से लेकर 8 तक है। धारा 4 में काश्तकारों को वर्ग के बारे में बतलाया गया। उसके बाद इसमें रैयत, दर रैयत, भूधारक, मुंडारी, खुटकटीदार शामिल है। रैयत के अगर प्रकार की बात कीजिएगा तो आपका अनादि भोगी रैयत है, जिसको कायमी रैयत कहा जा रहा है, अनादि भोगी रैयत है। इसके अलावा धारा 5 में आपका भूधारक का अर्थ है, धारा 6 में रैयत का अर्थ है, धारा 7 में खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत के बारे में बताया गया, यहाँ पे मुंडा के अलावा जो भी व्यक्ति होगा शामिल होगा। धारा 8 में मुंडारी खुटकटीदार का अर्थ बताया गया है। इस तरह कर करके आप देखते चले जाइए। तो स्टार्टिंग का केवल 5 नहीं, मतलब स्टार्टिंग का आप केवल 50 गो एक्ट को केवल याद कर लीजिए, आपका जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए आप झारखंड का भौतिक स्वरूप और उसका उच्चावच की चर्चा हम लोग करते हैं नेक्स्ट। तो बोला जा रहा है कि झारखंड के धरातलीय स्वरूप के निर्माण में छोटानागपुर पठारी क्षेत्र का सर्वप्रमुख योगदान है, और यह पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग है, और इसका जो विस्तार है वो आपका उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ राज्य तक ये फैला हुआ है। झारखंड की पठारी भूमि का जो स्वरूप है वो आपका सीढ़ीनुमा है। छोटानागपुर पठार का मुख्यतः जो है वो निर्माण वो आपका लावा के जमाव से हुआ है, और इस पठार की आग्नेय चट्टानों का जो है वो बृहद पैमाने पर क्या हो चुका है, रूपांतरण इनका हो चुका है। झारखंड में आर्कियन कालीन चट्टानों की अधिकता देखने को मिलती है। दिन यहाँ पे क्या होता है, मृदा की छिद्रता में कमी तथा पठारी ढाल के कारण जल के अंतः स्पंदन की जो दर है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। परिणाम देखा जाए तो यहाँ पे भूमिगत जल की मात्रा क्या हो जाती है, अत्यंत कम हो जाती है। और छोटानागपुर पठार की औसत जो ऊंचाई है वो आपका 760 मीटर है, तथा इसकी जो सबसे छोटी चोटी सबसे छोटी नहीं, सबसे ऊंची जो चोटी है वो आपका सम्मेद शिखर है, जो कि आपका पारसनाथ पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर, और अगर फीट में देखें तो आपका 4478 फीट है, और यह झारखंड की भी सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर, आगे देख लीजिए। झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी की बात करें तो वो आपका गुलगुल पहाड़ी है, जो कि सर्वत पहाड़ी में है। गुलगुल है जो कि आपका सर्वत पहाड़ी में ही है, और ये आपका गढ़वा जिले में स्थित है। और झारखंड का भौतिक स्वरूप अपनी भूगर्भिक बनावट और उच्च भूमि के साथ साथ भूगर्भिक हलचलों से भी निश्चित हुआ है। साथ ही नदियों जैसे कि दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी आदि ने भी पठारी भाग को विभक्त करके विभिन्न भौतिक प्रदेशों में इसको बांट दिया है। अतः राज्य के भौतिक विविधता को अग्रलिखित रूप में समझा जा सकता है, यानी कि नीचे जो जो पॉइंट लिखा है इसके अनुसार। झारखंड का धरातलीय स्वरूप का अगर विभाजन देखें तो सबसे पहले आपका पाट क्षेत्र यानी कि पश्चिमी वाले भाग में पाट क्षेत्र देखने को मिलता है। अब बोला जाता है कि इस भाग का जो निर्माण है वो आपका इयोसीन काल में हुआ है, और पाट क्षेत्र का अर्थ होता है समतल जमीन होता है, और पारसनाथ के अतिरिक्त यह झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है। इसका विस्तार पलामू, गढ़वा, लोहरदगा और उत्तरी गुमला जिले में पाया जाता है, और पाट क्षेत्र की जो आकृति है वो आपका त्रिभुजाकार है, और इसका शीर्ष जो है वो दक्षिण में तथा इसका जो आधार है वो आपका उत्तर में है। और इस क्षेत्र का जो ऊपरी भाग है वो आपका टाँड़ तथा निचला भाग जो है वो दोन कहलाता है। पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत जो ऊंचाई है वो आपका 900 से लेके 900 मीटर, लगभग लगभग 3000 फीट। झारखंड के 3 सबसे ऊंचे ऊंचे जो पाट क्षेत्र है वो आपका नेतरहाट पाट है, जो कि 1180 मीटर है। अब फीट में देखें तो ये आपका 3871 फीट हो जाता है। गणेशपुर पाट ये आपका 1171 मीटर हो जाता है, जो कि इसको फीट में निकाल लीजिएगा आप। और जमीरा पाट जो है वो आपका 1142 मीटर देखने को मिलता है। ठीक है ना, ये हो गया आपका पाट क्षेत्र के बारे में। कुछ और भी बातें बोली गई है, जैसे कि राज्य के अन्य प्रमुख पाठ की बात की जाए तो आपका बगरू पाठ है, महुआ पाठ, खामर पाठ, गढ़ पाठ, बंगला पाठ, महुआ पाठ इत्यादि। इसके अलावा रुदनी पाठ, धोता पाठ, ललमटिया पाठ, दूधा पाठ, मनहे पाठ, मैदान, और उसके बाद मैदान पाठ, कचकी पाठ, फिर आपका लूचू पाठ इत्यादि जो है वो प्रमुख है। सानू और जो आपका सरऊ तथा बगरू पहाड़ी है, जो कि आपका बॉक्साइट के लिए प्रख्यात है, इसी क्षेत्र की महत्वपूर्ण पहाड़ी है। छोटे छोटे पठारों को हम लोग मीसा कहते हैं, और अत्यंत छोटे पठारों को हम लोग बीटा कहते हैं, बीटा। ठीक ना। और इस भूभाग में छोटी छोटी नदियों का उद्गम हुआ है, और पाट वस्तुतः एक स्थानीय नामकरण है जो कि सपाट चोटियों से युक्त पहाड़ियों को इंगित करता है। और तस्तरी नुमा बरवे का जो मैदान है वो झारखंड पाट क्षेत्र का क्या है, ये हिस्सा है। इसके अलावा हम लोग चलते हैं मध्यवर्ती पठार की ओर। अब देख लीजिए, ये अगर हम लोग देखें तो ये अगर आपका ये, एक मिनट रुकिएगा ज़रा सा, ये देख लीजिए थोड़ा सा आप, झारखंड का मैप हो गया इस तरीके से। ठीक है, अब झारखंड के मैप में अगर आप देखिएगा तो थोड़ा सा हम केवल यहाँ पे बतला दे रहे हैं आपको, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, तो इस वाले रीजन में यहाँ पे जो है वो आपका पाट क्षेत्र की चर्चा की जा रही है। रुकिए ज़रा सा, ये जो है ना, इस वाले भाग में आपका पाट क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो इस तरह से भाग में आपका जो है वो
ये मध्यवर्ती पठार की बात की जा रही है, यानी कि आपका सेंटर प्लेट्यू की बात की जा रही है। ऊपर में आपका हजारीबाग पठार है, नीचे में आपका रांची का पठार है। इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं उत्तरी बाहरी पठार कहते हैं, और ये पूरा आपका उत्तरी बाहरी पठार है, और ये आपका पूरा दक्षिणी बाहरी पठार है। ठीक है, यहाँ पे आपका दामोदर बराकर बेसिन है। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये संथाल परगना उच्च भूमि है, इस तरीके से। ठीक है, तो बस यही सीरीज हम लोग इसमें लेके चल रहे हैं। तो आप देख लीजिए, बताया जा रहा है कि जो मध्यवर्ती पठार है इसकी चर्चा की जा रही है। एक मिनट रुकिएगा ज़रा सा। मध्यवर्ती जो पठार है इसकी देख लीजिए, तो यह या जो है वो पाट प्रदेश का पूर्व क्षेत्र में स्थित है। यानी कि ये बताया था ना अभी पाट क्षेत्र, तो यहाँ पे देखिए ये पाट क्षेत्र बताया गया था ना, ये तो यहाँ पे ये पाट क्षेत्र के पूर्व में यानी कि यहाँ पे स्थित है। ठीक है, आगे देख लीजिए नेक्स्ट। इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग आपका 600 मीटर देखने को मिलती है, और यह पठार मुख्यतः नीस और ग्रेनाइट चट्टानों से लेकर ये निर्मित है। यहाँ पे समान ऊंचाई के दो पठार पाए जाते हैं, जैसे कि आपका रांची पठार और आपका हजारीबाग पठार। हजारीबाग पठार के बारे में देखिए, फिर आपका रांची के पठार में देखते हैं। पहले रांची के पठार पढ़ लेते हैं। बोला जा रहा है कि यह झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है, और रांची पठार की जो आकृति है वो आपका चाकोर है। और इस पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ पठार के किनारों पे ढाल के कारण जलप्रपातों का निर्माण करती है, और इसमें कुछ कुछ जलप्रपात बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कि बूढ़ा घाघ, इसी को हम लोग लोधा घाघ जलप्रपात कह रहे हैं, हुंडू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात इत्यादि। और इसी पठारी क्षेत्र का ऊपरी हिस्सा जो है वो आपका टाँड़, और निचला जो हिस्सा है वो आपका दोन कहलाता है। ऐसा देख लीजिए, ये आपका ऊपरी क्षेत्र, ये ऊपरी क्षेत्र जो है वो आपका टाँड़, और निचला क्षेत्र वो दोन कहला रहा है। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट आपका हजारीबाग का पठार। तो बोला जा रहा है कि इसका जो विस्तार है वो आपका रांची पठार के समानांतर हजारीबाग जिले में देखने को मिलता है। भूतकाल में ये रांची पठार के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन दामोदर नदी के कटाव के कारण ये आपका पृथक हो गया। तो ऊपर वाले भाग को आपका हजारीबाग पठार, नीचे वाले पार्ट को हम लोग रांची का पठार, और बीच में आपका दामोदर घाटी बह रहा है दामोदर नदी के द्वारा। इस पठार की समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो आपका 600 मीटर है, यानी कि लगभग 1970 फीट। ऊपरी हजारीबाग पठार तथा अंतर पठारी श्रृंखला में ये विभाजित किया जाता है। अब देख लीजिए, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका ऊपरी हजारीबाग का पठार, एक है आपका निचली हजारीबाग का पठार। तो ऊपरी हजारीबाग का जो पठार है वो आपका 3 अलग अलग पट्टियों में विभाजित है। यह पठारी क्षेत्र पूर्व पश्चिम दिशा में कोनार और बोकारो नदी के बीच में स्थित है। ऊपरी हजारीबाग का जो पठार है वो आपका पूर्व में कोनार नदी और पश्चिम में बोकारो नदी से घिरा हुआ है। अंतर पठारी श्रृंखला जो है ये बोला जा रहा है कि इस उच्चभूमि के पूर्व में दामोदर नदी है, और इसके पश्चिम में औरंगा नदी है, और इस क्षेत्र में अनेक जो है वो अपर्दित पहाड़ियों विद्यमान है, जिसके कारण यहाँ पे जिसका जो निर्माण है वो आपका ग्रेनाइट नीस चट्टानों से होकर हुआ है। आपका बाह्य पठार भी है। तो बोला जा रहा है कि बाह्य पठार जो है वो यह पाट प्रदेश तथा रांची हजारीबाग पठार को तीन ओर से यथा उत्तर पूर्व दक्षिण की ओर से ये घिरे हुए हैं। छोटानागपुर के बाह्य हिस्से में अवस्थित होने के कारण इसको जो है वो आपका बाह्य पठार कहा जा रहा है। इस क्षेत्र को उत्तरी और दक्षिणी बाह्य पठारों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है आपका उत्तरी बाह्य पठार, तो इसमें बोला जा रहा है क्या, तो वो देख लीजिए। यह हजारीबाग पठार के उत्तर में विस्तृत है, और जिसका जो विस्तार है वो आपका मुख्यतः पलामू, गढ़वा, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, हजारीबाग में देखने को मिलता है। इसका जो निचला भाग है वो हजारीबाग का पठार भी इसको कहते हैं। यह क्षेत्र जो आपका समुद्र तल से 300 से लेकर 600 मीटर ऊंचा है, और इस क्षेत्र में गिरिडीह के पठार पर बराकर नदी की घाटी के निकट पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है वो आपका 1365 मीटर यानी कि लगभग 44-78 फीट देखने को मिलता है। पारसनाथ की जो पहाड़ी है वो आपका अत्यंत पैरोक्सी ग्रेनाइट चट्टान से होकर बना हुआ है। बी देख लीजिए आपका दक्षिणी बाहरी पठार। इसके बारे में बोला जा रहा है कि इस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत शंख बेसिन, दक्षिणी कोयल बेसिन, धारवाड़ प्रदेश और पंच परगना का मैदान को शामिल किया जाता है। और शंख बेसिन को जो है वो आपका ऊपरी और निचला शंख बेसिन में विभाजित किया जाता है, जिसमें ऊपरी शंख बेसिन का जो है वो क्षेत्र ही आपका जो है वो बरवे का मैदानी भाग है। निचला दक्षिणी कोयल बेसिन क्षेत्र को हम लोग धान का कटोरा कहते हैं, यानी कि राइस बॉल ऑफ झारखंड। धारवाड़ क्षेत्र में आपका पोरहाट पहाड़ी, दालमा पहाड़ी, सारंडा पहाड़ी, चाईबासा मैदान, धालबुम पहाड़ी इत्यादि यहाँ पे शामिल देखने को मिलते हैं। पश्चिमी सिंहभूम का जो दक्षिणी भाग है वो आपका कोल्हान क्षेत्र कहलाता है, और जबकि इसके पश्चिम भाग में सारंडा पहाड़ियों का विस्तार देखने को मिलता है। सारंडा पहाड़ी क्षेत्र को 700 पहाड़ियों का क्षेत्र भी कहा जाता है, और इसे सारंडा पीर या फिर कोल्हान पहाड़ी भी कहा जा रहा है। सारंडा पहाड़ी के उत्तरी भाग में चाईबासा का मैदान विस्तृत है, जो उत्तर में दालमा श्रेणी, पूर्व में आपका पूर्व में जो है वो कौन श्रेणी, तो वाल श्रेणी नहीं है। पश्चिम में सारंडा श्रेणी, पश्चिम उत्तर में पोरहाट की पहाड़ी से घिरा हुआ है,
और तो चाईबासा का मैदान देख लीजिए, पूर्व में आपका, उत्तर में आपका दालमा श्रेणी, पूर्व में आपका ढालबुम या फिर धनजोरी का श्रेणी, यहाँ पे ढालबुम होगा या फिर ढालबुम धनजोरी होगा। चाईबासा का मैदान इस क्षेत्र का सर्वप्रमुख मैदानी क्षेत्र है, जो आपका क्या है कि जो पश्चिमी सिंहभूम के पूर्व मध्यवर्ती भाग में स्थित है। पंच परगना का मैदान झारखंड राज्य की पूर्व सीमा पर स्थित है, जो कि मोरवान और दालमा पर्वतीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ये इसके बीच में अवस्थित है। नेक्स्ट देख लीजिए, आपका दामोदर बराकर नदी घाटी के बारे में बताया जा रहा है। तो पहला आपका दामोदर नदी घाटी, फिर हम लोग पढ़ेंगे बराकर नदी घाटी, ठीक है ना। यहाँ तक की बातें हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहीं पे है आपका अंतःप्रवाही उच्च भूमि दोनों के बीच में। इसका हम लोग मैप का जो है वीडियो हम लोग इसी में ऐड कर देंगे इसके आगे में, तो आप वहाँ से मैप देखिएगा ना, तो झारखंड का जितना भी फिजियोग्राफी है ना, वो आपका एक पल में क्लियर हो जाएगा। आधा घंटा का वीडियो है वो, उसमें सारा मैप दिया हुआ है। अपलिफ्टेड पार्ट रीजन कहाँ पे है, सेंटर प्लेट्यू कहाँ पे, आउटर प्लेट्यू कहाँ पे है, नॉर्दर्न आउटर प्लेट्यू, सदर्न आउटर प्लेट्यू, फिर आपका दामोदर बराकर बेसिन, फिर आपका संथाल परगना हाईलैंड, सारा उसमें दिया हुआ है। आप वहाँ से इसको जो है वो कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। दामोदर नदी घाटी की बात की जाए तो बोला जा रहा है कि दामोदर नदी घाटी को ऊपरी तथा निचली दामोदर घाटी में विभाजित किया जाता है। ऊपरी दामोदर नदी घाटी का विस्तार पश्चिम में हजारीबाग से लेकर पूर्व में गिरिडीह बोकारो तक ये देखने को मिलता है। निचली दामोदर घाटी का विस्तार धनबाद से प्रारंभ होता है और संपूर्ण दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में ग्रेनाइट, नीस और बालू का पत्थर का जो है चट्टान देखने को मिलता है। बराकर नदी घाटी की बात की जाए तो बोला जा रहा है कि बराकर नदी घाटी का जो विस्तार है वो आपका कोडरमा, हजारीबाग पठारी क्षेत्र से लेकर ये गिरिडीह पठारी क्षेत्र तक देखने को मिलता है और इस नदी घाटी क्षेत्र में नीच चट्टानों की श्रृंखला पाई जाती है। अंतःप्रवाही उच्च भूमि की बात की जाए तो बोला जा रहा है कि इस भूभाग में 3 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, कोनान नदी, जमुनिया नदी और बोकारो और आपका बराकर नदी। इस भूभाग में पारसनाथ पहाड़ी अवस्थित है और इस उच्च भूमि को निचला हजारीबाग का पठार भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका संथाल परगना उच्च भूमि, इसके बारे में बोला जा रहा है कि इसको भी 2 भागों में बांटा जा रहा है। एक है आपका राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, बोला जा रहा है कि इसका जो विस्तार है वो आपका दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज जिले तक है, जो बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग तक ये फैला हुआ है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र को 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक इसको विस्तृत किया गया है और इसी पहाड़ी का जो निर्माण है वो आपका जुरैसिक काल में लावा के उद्भेदन के परिणाम स्वरूप हुआ है और इस क्षेत्र में नुकीली पहाड़ियों का जो स्थानीय नाम है वो आपका टोंगरी है और इसका जो गुम्बदाकार पहाड़ियाँ उसको हम लोग डोंगरी कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट देख लीजिए आपका जलोढ़ उच्च भूमि, इसके बारे में बोला जा रहा है कि जलोढ़ उच्च भूमि का जो विस्तार है वो आपका साहिबगंज में उत्तर में है और दक्षिण में आपका मोन नदी घाटी तक फैला हुआ है। और जलोढ़ उच्च भूमि क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियाँ बहुत सारी, जैसे कि गंगा तट से मिलने वाली पूर्व में जलोढ़ पंख का निर्माण करती है तथा ये पुनः पिडमेंट मैदान का निर्माण करती है। जलोढ़ उच्च भूमि का जो क्षेत्र है इसे संलग्न गंगा के मैदानी भाग से अधिक जो है वो ऊंचा और कम उपजाऊ है, ठीक है ना। तो ये आपका झारखंड का ज्योग्राफी वाला पॉइंट था। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे इस सबसे पीटी में क्वेश्चन नहीं बनता है, इसलिए आप इसको ध्यान नहीं रखिए ज़्यादा, ठीक है ना। इस सबसे पीटी में बनने वाला क्वेश्चन बहुत कम है, ठीक है ना। पीटी में इस सब का जो है ज़्यादा रोल नहीं है, ठीक है। तो आप ये जो है इसके लिए हम एक जो है वो एक वीडियो अपलोड कर देंगे आगे में, और उस वीडियो से जो है ना आप झारखंड का जो है वो भौतिक स्वरूप पूरा देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या है। जो अभी मैप बनाया था ना, इसी तरह मैप में वहाँ करके बताया गया है, तो आप उसको देख लीजिएगा ना, तो आपको तुरंत पूरा डिटेल हो जाएगा कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है। सो अब हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं और हम लोग एक नए सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि आपका है क्या, तो झारखंड का औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति है। तो अब हम लोग झारखंड का औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो नीति था इसका घोषणा आपका 9 जुलाई 2021 में हुआ था और ये गजट प्रकाशित किया गया था इसके लिए 13 जुलाई 2021 को, ठीक है। और ये प्रभावी हुआ था 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक ये प्रभावी है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है आपका श्रम प्रधान उद्योग पर जो है वो बल देना है, समावेशी विकास पर भी बल देना है और महिला, एससी और एसटी, विकलांग, इन सभी का इसमें भागीदारी को बढ़ाना है। लक्ष्य रखा गया था कि 1 लाख करोड़ का निवेश करना है और आपका 5 लाख रोजगार जो है वो उपलब्ध कराना है। साथ ही साथ यहाँ पे 16 नीति को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। पूंजी निवेश की बात की जाए तो बोला जाता है कि 25% या फिर 6.25 करोड़ जो है वो यहाँ पे पूंजी निवेश किया गया था। प्रोत्साहन की बात की जाए तो बोला जा रहा है कि सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत 1 करोड़ रुपया, लघु उद्योग के लिए 10 करोड़ रुपया, बड़े उद्योग के लिए 25 करोड़ रुपया और महिलाओं को 5% से ज़्यादा यहाँ पे प्रोत्साहन दिया जाएगा इसके लिए। पूंजी अनुदान की बात की जाए तो आपका कैपिटल जो है सब्सिडी तो बोला जा रहा है कि 25% तक दिया जाएगा। एमएसएमई के अलग स्लैब यहाँ पे बनाए जाएंगे। ब्याज सब्सिडी जो है वो आपका 5% तक, ब्याज जो सब्सिडी है वो आपका 5 वर्षों तक ब्याज में छूट की बात कही गई है। इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी और जो आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी है इसमें आपका 100% तक का
जो है वो छूट दिया जाएगा। और आपका SGST में छूट, उत्पादन आधारित छूट, ये लार्ज यूनिट को 7 वर्षों तक तथा मेगा यूनिट को 9 वर्षों तक यह सुविधा मिलेगी। और बिजली शुल्क में लगभग 50% तक यहाँ पे छूट दिया जाएगा। भू उपलब्धता जो है वो आपका लीड बैंक के माध्यम से उद्योगों को भूमि दिया जाएगा। और उल्टा लार्ज यूनिट 12 वर्षों तक 75% आपका SGST वापस करेगी। सूक्ष्म इकाइयों को 15 लाख रुपये तक का निवेश पर 5 वर्षों तक 0.5% इंटरेस्ट पे सब्सिडी दी जाएगी। और लघु इकाइयों को 50 लाख अगर निवेश कर रहा है तो उसके ऊपर आपका मतलब 0.5 मतलब समझिए कि 5% जो है वो मध्यम इकाई के लिए 0.1 मतलब कि 1 करोड़ रुपये निवेश करने पे 5% की इंटरेस्ट सब्सिडी अधिकतम 5 वर्षों तक प्रदान की जाएगी। याद रहेगा, ठीक है। इसके अलावा देख लीजिए, इस नीति के तहत स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन का गठन किया जाएगा और जो बीमार इकाइयों को फिर से खोलने में सहयोगी होगी। प्राथमिकता वाले क्षेत्र कैसे कैसे हैं, तो आपका टेक्सटाइल एंड अपेरल्स, ऑटोमोबाइल, आपका ऑटो कॉरपोरेट, एग्रो फूड एंड मीट प्रोसेसिंग। इसके अलावा आपका फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग, इनके ऊपर यहाँ पे जो है वो प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है, ये था आपका झारखंड की औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2021। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जो आपका उद्योग वाला सेक्शन था, जिसमें हम लोग आज इंजीनियरिंग उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी कि HEC के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, बोला जा रहा है कि इसकी जो स्थापना है वो आपका भारत सरकार के द्वारा रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 1958 ईस्वी में किया गया था, रांची के हटिया नामक स्थान पे। और यह एशिया का सबसे बड़ा हैवी इंजीनियरिंग उद्योग है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रांची यात्रा के दौरान 15 नवंबर 1963 ईस्वी को इस संयंत्र को राष्ट्र समर्पित किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संयंत्र को आधुनिक भारत का क्या कहा था, मंदिर भी कहा था। और 1964 ईस्वी में यहाँ पे उत्पादन प्रारंभ हुआ था। ये जो है वो आपका 7,000 एकड़ भूमि पे ये फैला हुआ है। और HEC के द्वारा 3 संयंत्रों की स्थापना की गई है। पहला है आपका हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, दूसरा है हैवी मशीन इल्स या टूल्स प्लांट्स, फिर आपका है फाउंड्री फोर्ज प्लांट। तो इसमें से जो आपका हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट है, इसको HMBP कहते हैं, HMBP कहते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। और ये जो है वो आपका रूस की सहायता से इसको स्थापित किया गया और किसी भी उद्योग की संरचना डिजाइन करने की ये क्षमता रखता है। जो आपका हैवी मशीन टूल्स प्लांट्स है, इसको चेकोस्लोवाकिया की सहायता से स्थापित किया गया है। और इस संयंत्र में भारी मशीनों के जो है वो औजारों का निर्माण किया जाएगा, भारी भारी मशीनों का। फाउंड्री फोर्ज यानी कि FFP जो है वो आपका चेकोस्लोवाकिया की सहायता से स्थापित किया गया और ये एक तरह से आपका ढलाई भट्टी है। भारी मशीन यहाँ पे औजार के निर्माण के लिए लोहा को गलाने और विशेष आकृतियों में डालने का काम यहाँ पे किया जाता है। इसके अलावा जो मैकॉन लिमिटेड है, ये भी देख लीजिए। तो ये सभी HEC के अंतर्गत ही काम कर रहा है, ठीक ना। उसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट आपका मैकॉन लिमिटेड है HEC के अलावा। तो बोला जा रहा है कि यह भारत सरकार का जो है वो इस्पात मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। और इसकी जो स्थापना है वो रांची में किया गया है, रांची डोरंडा में किया गया 1959 ईस्वी में। और ये जो है वो आपका सेंट्रल इंजीनियरिंग एंड डिजाइन ब्यूरो के तत्वाधान में ये कार्य कर रहा है। फिर आपका C नंबर देख लीजिए, नेक्स्ट आपका गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसके बारे में बोला गया कि ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है और ये रांची के धुरुआ में 1934 ईस्वी से ये स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय जो है आपका कोलकाता है। मेरीन डीजल इंजन प्लांट, ये आपका इसका स्थापना 6 अक्टूबर 1969 ईस्वी को रांची के अरगोड़ा में किया गया था। इसके अलावा भारतीय विस्फोटक कारखाना, ये इसका मुख्यालय जो है वो आपका 1999 में बोकारो के गोमिया में किया गया था। इसका मुख्यालय कोलकाता है। और यह जो कारखाना है वो ऑस्ट्रेलिया की ओरिका नामक कंपनी की ये अनुषंगी इकाई है और इस कारखाना में बारूद का निर्माण किया जाता है। अन्य इंजीनियरिंग इकाइयों की बात की जाए तो पहला है आपका कौन कौन, वो देख लीजिए। पहला है आपका इंडियन टीन एंड वायर प्रोडक्ट लिमिटेड, जो कि जमशेदपुर में है। दक्षिण पूर्वी रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप, ये भी जमशेदपुर में है। उषा मार्टिन ब्लैक वायर रॉप्स टाटे सिल्वे रांची में है। और एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड, ये आपका बोकारो में है। श्री राम नोडल बियरिंग, ये रांची में है। धनबाद इंजीनियरिंग वर्कर्स, ये आपका कुमारधुबी में है, जो कि धनबाद में है। टीम केन इंडिया लिमिटेड, ये जमशेदपुर में है। भारत वेस्टफालिया लिमिटेड, ये नामकुम रांची में है। इंडियन ट्यूब कंपनी लिमिटेड, ये जमशेदपुर में है। और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, ये धनबाद में है। न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग, ये आपका धनबाद में है, ठीक है। इसके अलावा देख लीजिए कुछ कुछ योजनाओं की भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन योजना है झारखंड में चल रही है।
सबसे पहले हम लोग देखेंगे आवास और खेल कूद से संबंधित योजनाओं की चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले देखें तो आपका आवास से संबंधित योजना आपका अबुआ आवास योजना है, जो कि 2023 में शुरू किया गया था। अब बोला जाता है कि इस योजना के तहत राज्य के गरीब परिवारों को लगभग 3 कमरे वाला पक्का मकान मुहैया कराया जाएगा, और राज्य के उन सभी परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ नहीं मिला है। तो जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला है उन्हीं को ही अबुआ आवास योजना दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए बोला गया है कि झारखंड सरकार के द्वारा ज़रूरतमंद और गरीब परिवारों को योजना का लाभ दिया जाएगा, और इसके लिए सभी आय जाति वर्ग के लोगों को बिना किसी भेदभाव के पक्का मकान उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा देख लीजिए वेद व्यास आवास योजना, जो कि 2016 में शुरू किया गया था। तो इसमें बोला जा रहा है कि राज्य के मछुआरों को आवास उपलब्ध करवाना है, और इसके तहत कुल 33,000 पक्के मकान निर्मित किए जाएंगे। जो झील में आपका है ना बीचों बीच में, वही यही है आपका वेद व्यास आवास योजना। 2017 और 18 के बजट में इसके तहत 3,000 आवास बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, और इसका जो आवास का जो लागत है वो आपका लगभग 1,20,000 है। भीमराव अंबेडकर आवास योजना, जो कि आपका 2016 में स्टार्ट हुआ था 14 अप्रैल को। बोला जा रहा है कि विधवा महिलाओं को अपना आवास उपलब्ध कराया जाएगा इसके माध्यम से। 2016-17 में 11,000 आवास निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था। पहाड़ी क्षेत्र में आवास निर्माण के लिए लगभग 75,000 रुपया, मैदानी क्षेत्र में 70,000 रुपया अनुदान की राशि जो है वो प्रदान की जाती थी, और इस दर को संशोधित करते हुए अब जो है वो 1,34,000 रुपये कर दिया गया है। आदिम जनजातियों हेतु बिरसा मुंडा आवास योजना, जो कि 2008 में शुरू किया गया था। बोला जा रहा है कि इस योजना का जो मूल्य उद्देश्य है वो आपका आदिवासी समुदायों जिनका सामाजिक आर्थिक स्तर काफ़ी ज़्यादा निम्न हो उनके लिए किया गया है। इनको आवास उपलब्ध कराना है, और जिनमें प्रमुख कौन कौन है, असुर है, बिरजिया है, बिरहोर है, कोरबा है, हिल खड़िया यानी कि आपका सोरैया खड़िया और माल खड़िया, ये सभी है इसमें। ठीक ना, आपका सॉरी हिल खड़िया है, माल पहाड़िया, सोरैया पहाड़िया, परहिया और आपका सबर, ये सभी जाति है। ठीक ना। तो पीबीटीजी को, आदिम जनजातियों को भी। आगे देख लीजिए बिरसा मुंडा आवास योजना, आदिम जनजाति 8 हुआ है ना। बिरसा मुंडा आवास योजना 2002 में शुरू किया गया था। बोला जाता है कि इस योजना का जो उद्देश्य है वो आदिम जनजातियों के लोगों को आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा देख लीजिए आपका खेल कूद से संबंधित योजनाएं भी कुछ चलाई जा रही है, जैसे कि आपका पोटो हो खेल विकास योजना, जो कि 4 जुलाई 2020 को स्टार्ट किया गया था। बोला जा रहा है कि इस योजना के तहत राज्य भर में पंचायत सहित 5,000 खेल मैदानों के निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था, तथा युवक और युवतियों के लिए खेल सामग्री की व्यवस्था की जाएगी। और इस योजना के तहत प्रखंड और जिला स्तर पर खेल प्रशिक्षण केंद्रों की भी स्थापना करना चाहिए, और इस योजना के द्वारा मनरेगा के तहत 1 करोड़ मानव दिवस जो है वो आपका सृजन किया जाएगा। इसके अलावा एक है आपका ग्राम कमल क्लब योजना। तो झारखंड सरकार ने कमल क्लब योजना के तहत गांव की तस्वीर को बदलने की एक पहल की है, जिसमें 18 से 40 वर्ष तक के लोग शामिल होंगे, और इस क्लब के माध्यम से सरकार गांव के सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और जो है वो आपका खेलकूद की गतिविधियों का संचालन करेगी। ठीक ना। इसके अलावा नेक्स्ट योजना है आपका खेल छात्रवृत्ति योजना, जो कि 2006 में शुरू किया गया था। बोला गया था कि इस योजना का उद्देश्य खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना था। आपका एक है पे एंड प्ले योजना, 2017 में शुरू किया गया था। बोला गया था कि इस योजना का जो संचालन है वो रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में किया जाएगा, और इस योजना के तहत 9 खेलों का जो प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, और योजना के तहत योग और कैरम के लिए 250 रुपया तथा अन्य खेलों के लिए 500 रुपया शुल्क का जो है वो निर्धारण किया गया। आप पैसा दीजिए खेलिए। राज्य या फिर राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को इसके तहत निःशुल्क शिक्षा जो है प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जो नेशनल लेवल पे या फिर जो स्टेट लेवल पे अगर आपको मेडल मिला है तो वैसे खिलाड़ियों को यहाँ पे फ्री में ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है। तो ये रहा आपका शिक्षा, ये क्या बोलते हैं, आवास और आपका खेल कूद से संबंधित योजनाएं। ठीक है। ये भी हम लोग का जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं, और हम लोग अब पढ़ते हैं ये वन प्राणी संरक्षण को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, छोटा सा कोई टॉपिक उठा लेते हैं और उसको हम लोग कवर करते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, इसको हम लोग कल देखेंगे। ये रहा आपका मृदा प्रदूषण। अच्छा, तो मृदा प्रदूषण को ही हम लोग देख लेते हैं। मृदा प्रदूषण को देख लेते हैं। अब हम लोग एक नए सेक्शन की ओर चले जा रहे हैं, जो कि है आपका मृदा प्रदूषण। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो बोला जा रहा है कि मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाला जो अवांछनीय परिवर्तन है, इसी को ही हम लोग मिट्टी या फिर मृदा प्रदूषण कहते हैं। मिट्टी प्रदूषण या फिर मृदा प्रदूषण के
जो है वो प्रमुख प्रभाव ये क्या होगा, तो कृषि उत्पादकता में कमी हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता घटती है और मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। पौधे और फसलों की वृद्धि प्रभावित होती है और भूजल प्रदूषण की भी समस्या देखने को मिलती है। जैव विविधता में भी कमी होती है। मिट्टी प्रदूषण के प्रमुख कारण है कि प्लास्टिक की थैलियों का अत्यधिक उपयोग और आपका रासायनिक उर्वरकों का और जो आपका कीटनाशक है इनका अधिक जो है वो प्रयोग, औद्योगिक कचरे का निपटान, जंगलों की कटाई यानी कि वन उपयोग। फिर इसके अलावा देख लीजिए खनन और खुदाई से संबंधित मिट्टी का क्षरण। इसके अलावा घरेलू और चिकित्सा अपशिष्ट या और जो अपशिष्ट है इनको फिर मिट्टी में से ही छोड़ देना। उसके अलावा अपशिष्ट जल का खेतों में प्रवाह, ये सभी इसके कारण हैं। झारखंड का उत्तर पूर्वी क्षेत्र खास करके धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, जामताड़ा, ये रांची, यहाँ की मिट्टी का जो है वो आपका 50% से ज़्यादा जो हिस्सा है वो आपका अम्लीय हो गया यानी एसिडिक हो गया है। और इसका जो पीएच वैल्यू है वो आपका लगभग 5.0 से लेकर 5.5 तक हो गया है। मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी देखें तो वो आपका जिला अनुसार फास्फोरस की कमी वाले जिले तो ये आपका 80% तक है। ये आपका गुमला, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, गढ़वा में। सल्फर की कमी आपका 60 से 80% है, लोहरदगा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम। सल्फर की कमी जहाँ पे 30 से 60% है वो आपका रांची, गुमला, सरायकेला खरसावां, देवघर, गढ़वा, बोकारो, गोड्डा, पाकुड़ में। सल्फर की कमी जो कि 5 से 30% तक है वो आपका अन्य जिले में है। झारखंड में कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार अम्लीय भूमि का प्रतिशत कितना है, तो पहला है क्षेत्र का नाम, फिर है आपका अम्लीय भूमि। एक है पहला है आपका मध्य और उत्तर पूर्वी पठार जिसमें आपका 50% अम्लीय भूमि है। पश्चिमी पठार में आपका 68% जो है वो अम्लीय भूमि है और दक्षिणी पठार में आपका 70% लगभग अम्लीय भूमि है। और इसरो के रिपोर्ट के आधार पे झारखंड की भूमि की जो स्थिति है इसके अनुसार देखा जाए तो 68.98% भूमि जो है आपका मरुस्थलीकरण, क्षरण या फिर अपक्षय से प्रभावित है। मुख्य समस्याएं तो आपका कटाव, अम्लीय मिट्टी, अनियमित खेती, अपशिष्ट और आपका प्लास्टिक कचरा इत्यादि है। समाधान हेतु गुमला जिले में विशेष मिट्टी सुधार कार्यक्रम लागू किया गया है। तो ये थोड़ा सा आपका था मिट्टी के लिए, मतलब कि मृदा प्रदूषण से थोड़ा सा संबंधित एक छोटा सा टॉपिक था, तो इसमें हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम लोग जो इसके बाद का जो टॉपिक बच रहा है उसको हम लोग कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो कल का भी जो क्लास है वो भी आपका थोड़ा सा, कल एक और पार्ट आएगा इसका जो पार्ट 3, और उसमें ये जो टेस्ट नंबर जो है 3 ये भी कंप्लीट हो जाएगा। आज अगर हम लोग देखें तो आपका जो है सबसे पहले हम लोग देखें आपका लोक साहित्य, सॉरी हम लोग देखे थे साहित्य और साहित्यकार वाले टॉपिक को हम लोग देखे थे, ठीक है ना। ये रहा आपका ये वाला साहित्य और साहित्यकार वाला टॉपिक देखे। उसके बाद हम लोग झारखंड में जो भूमि संबंधी कानून है जिसमें हम लोग CNT एक्ट चैप्टर 2 पढ़े थे भाग H। उसके अलावा हम लोग भाग I पढ़े थे झारखंड का भूगोल, इसमें हम लोग भौतिक स्वरूप और उच्चावच के बारे में पढ़े। भाग J में हम लोग झारखंड का औद्योगिक नीति पढ़े जिसमें हम लोग झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 पढ़े, प्रमुख उद्योग का नाम देखे थे भाग K। इसके अलावा भाग L भी हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग भाग N जो है वो पर्यावरण संबंधी तथ्य, इसमें हम लोग मृदा प्रदूषण के बारे में पढ़े। अब हम लोग जो है वो भाग M जो कि आपका जंगल प्रबंधन और वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य ये वाला सेक्शन है जिसमें हम लोग झारखंड के वन्य प्राणी संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। और भाग O में हम लोग झारखंड में आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 इसका जो है प्रमुख प्रावधानों को पढ़ेंगे। तो इसको देखिएगा, अगर ये हम लोग पढ़ लेंगे तो आपका जो है वो ये टॉपिक जो है वो पूरा ये जो है वो टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पेपर 2 का टेस्ट नंबर 3 जो है वो आपका 3 पार्ट में, तो पहला पार्ट अपलोड हो गया है, सेकेंड पार्ट अभी हम अपलोड कर देंगे और जो इसका थर्ड पार्ट है वो आपका कल आएगा। और इस तरह से देखिएगा कि जो आपका टेस्ट नंबर 3 है ये भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब बस आप वीडियो में लगातार बने रहिए, इसको याद करने का प्रयास कीजिए लगातार वीडियो को थोड़ा थोड़ा कर करके, और डेली अगर याद करिएगा तो आप देखिएगा कि आप एक बहुत ही बेहतर स्थिति में पहुँच जाइएगा, फिर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आगे देखिए अब हम लोग इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।